Hello to everyone. My name is Nikhil Vajpayee. Today in this video demo session, I will discuss the topic name is the binomial theorem. Let's start the topic. So start the topic name. The topic is binomial theorem. So हमारा जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें सबसे पहले टर्म बाइनोमियल के बारे में जान लेते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से वर्ड आता है। इसका मतलब होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having two terms are called binomial expression। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए a प्लस बी कह दें, या फिर कह दें x प्लस वाई, या फिर 2x + 3y, या फिर ये कह सकते हैं x +1/y। इस तरह के कोई भी टर्म्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? बाइनोमियल टर्म्स। यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दो टर्म्स आपस में एड या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। ये होते हैं हमारे बाइनोमियल टर्म्स। अब मतलब समझ लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स किससे रिलेट करती है। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम हमारी जो होती है, बाइनोमियल थ्योरम ये इंडिकेट करती एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल टर्म्स। क्या मतलब है इस बात का? सपोज दैट आपने ये सीखा होगा x + a⁴। अगर इस पूरे टर्म्स की मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू आएगी 1। अगर आपसे मैं इस टर्म्स की बात करता हूँ x + a, इस टर्म का पावर 1, मतलब आप यही बोलेंगे x + a। लेकिन आप इस टर्म की अगर मैं बात करता हूँ x + a, आपने काफी ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज किया होगा, इस तरह के फॉर्मूले का, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। x² + 2ax + a²। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ a + x या x + a टू द होल क्यूब, तो क्या बनेगा हमारे पास? x³ + 3xa + 3xa + a³। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट वाला टर्म कैसे आया होगा। आप अगर देखते हैं x + a का होल क्यूब जब हम करते हैं तो हमारे पास पहला टर्म बनता है x का क्यूब, ठीक है। फिर हमारे पास बनता है सेकेंड टर्म 3 टाइम ऑफ ax × x + a + a³। जो मिडिल टर्म है इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास जो टर्म बनेगा x³ + 3 x² a + 3 xa² + a³। इस तरीके से एक्सपेंशन होगा जिसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अगर मैं एक और टर्म ले लेता हूँ, सपोज दैट a + x या x + a, इसको x + a कह देता हूँ, x + a⁴। अब इसका मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो पहला टर्म मुझे पता है x⁴ आएगा, और बाकी की जो हमारे टर्म्स है वो क्या बनने वाले हैं? 4 टाइम ऑफ x³ + 6 टाइम ऑफ x² a²। फिर आएगा हमारे पास 4 टाइम ऑफ x a³ प्लस लास्ट वाला आएगा हमारे पास a⁴। ये हमारा एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे एक बात और भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब जब इंडेक्स की जो वैल्यू हमें मिल रही है बाइनोमियल टर्म के, इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है? इसकी जो भी पावर वाला टर्म की अगर हम बात करें इस तरह की, ये इंडेक्स होती। अगर इसकी जो भी इंडेक्स मिल रही मुझे, यानी कि पावर जो भी मिल रही, उससे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या मिल रहे हैं? एक ज्यादा मिल रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ binomial terms, nomial
टर्म्स n+1, वो हमेशा कितने बनते हैं, n+1। n क्या है हमारा यहाँ पे, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक n क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये बात हम समझते हैं कि जिस तरीके से मैंने x+a⁴ इसका एक्सपेंशन लिखा है, क्या हम इसके ऊपर की अगर वैल्यू हमें मिल जाए, क्या हम उसके भी एक्सपेंशन को लिख सकते हैं इसी तरीके से, आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास। x⁵ मुझे पता है कैसे लिखते हैं। अब देख लेते हैं हम। हमारे पास इंडेक्स क्या था सबसे पहले, और हम बात करते कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। कॉफिशिएंट ऑफ टर्म्स, जो भी हमने टर्म्स नोट करे थे उनके जो कॉफिशिएंट्स थे वो क्या थे, ठीक है। सबसे पहले की अगर हम मैं बात करूं, तो जब मैंने इंडेक्स 0 लिया था तो वैल्यू आई थी 1, उस केस में कॉफिशिएंट हो गया था 1। जब मैंने पावर 1 ली थी तब मेरे पास दो टर्म आए थे, ऊपर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स बन रहे थे, जो नंबर ऑफ टर्म्स बन रहे थे वो बन रहे थे x+a। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉफिशिएंट क्या बने, 1 and 1। मैं इनको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 1 and 1। जब मैंने पावर 2 ली थी तब हमारे पास कौन कौन से टर्म बने थे। जब पावर 2 थी, पहला कॉफिशिएंट बना था x² का 1, तो मैं उसको इधर नोट कर दे रहा हूँ, 1, 2 and 1। जब नंबर ऑफ इंडेक्स हमारा 3 था, तो जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट थे वो कितने बने थे, 1। पर इधर नोट कर देता हूँ मैं। फिर क्या आएगा, 1+2 3, 2+1 3 and 1। इस तरीके से कैसे आता मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली। जब इंडेक्स हमारा 4 था तो नंबर ऑफ जो कॉफिशिएंट थे उनको मैं कैसे नोट कर रहा था, 1 को एज इट इज 3+1 यानी कि 4, 3+3 6 एंड 3+1 4 and 1। ये जो नंबर है इस तरीके से जो नोट किया गया है, ये क्या बना रहा हमारा, ये जो वैल्यू स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पर एंड यहाँ से ये जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं पूरा पास्कल ट्रायंगल। ये इसी फॉर्मेट में बनता है। इसका मतलब ये होता है कि हम पहला नंबर एज इट इज इधर और पहला नंबर मतलब जो नंबर है उसको एज इट इज, और जो मिडिल में आएगा वो इन दोनों का सम होगा। जैसे जब मैंने फर्स्ट इंडेक्स को उठाया था, यानी कि इंडेक्स हमारा 1 था, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 यानी कि उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या बनी, 1 and 1। अब जब हमारा इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 3 हो गए और उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या बनी, 1 का 1 हो गया। अब जो मिडिल में आ रहा है यहाँ पे वो बनाएगा 1 और इधर से 1, ठीक, 1+1 यानी कि 2। फिर क्या बनेगा यहाँ पे 1। इसी तरीके से हम अगली अगर स्टेप पे देखें तो भी हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है पास्कल ट्रायंगल इस तरीके से। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब पावर 0 थी तो हमारा कोफिशिएंट की वैल्यू 1। जब पावर 1 होगी तो हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू आई 1 and 1। उसको हम पास्कल ट्रायंगल से नोट करें, इस ट्रायंगल के इस साइड 1 और इस साइड क्या आएगा 1, क्योंकि अदर कोई नंबर नहीं है। लेकिन जब हमारा इंडेक्स हम 2 ले रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स बन रहा है 3, 1 2 and 1। अब मैं बात करते हैं यहाँ पे 1 2 and 1 कैसे है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, मतलब इस ट्रायंगल से यानी कि 1 के इस साइड 1 ही रहेगा और इस 1 के साइड भी 1। लेकिन यहाँ पे ये 1 और इस 1
दोनों का हम क्या करेंगे एडिशन, मिडिल में क्या वैल्यू मिलेगी 2। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जब हमारा इंडेक्स 3 था, तब हमारे जो कोएफिशिएंट्स बन रहे थे 1, 3, 3 एंड 1। तो हमने क्या किया 1 से 1 एंड 1 और 2 से 3। अब 2 और 1 से 3, 1 से 1 लास्ट में। इसी तरीके से ये बन जाएगा 4, जितना हम चाहें। लेकिन हमारी एक सर्टेन लिमिट, हम इससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते। तो इसको करने का एक मेथड होता है, ठीक है? इसी मेथड को हम कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पे इन्हीं टर्म्स को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अगर दूसरे मेथड से भी अगर हम देखना चाहें। सपोज़ दैट मैंने 1 नोट किया, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1। तो यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है, इसको अगर देखें, 0 हमारे पास टर्म्स थे, उनमें से एक टर्म हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो 0, इसको रहने दें यहाँ पे। इस वाले टर्म को हम अगर रहने रहने देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्सप्लेन करना। हम आ जाते हैं अब सीधे फॉर्मूले पे। सपोज दैट दो टर्म्स है मेरे पास, x प्लस ए टू द होल पावर n, ठीक है? अब यहाँ पे जो n था हमारा, वो एक इंटीजर है। अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x टू द पावर n। क्या मैं इसको स्टार्टिंग से उस फॉर्मूले से ही नोट कर रहा हूँ? चलिए, n c0 इंटू x टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0 प्लस n c1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर 1 प्लस n c2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस s ऑन इन। एक जनरल टर्म्स भी यहाँ मेंशन हम कर रहे हैं, ncr into x to the power n minus r into a to the power r plus as so on। लास्ट में जो हमारा टर्म बनेगा वो बनेगा a to the power n। इस तरीके से ये टर्म बनेंगे। पहली बात तो मैं यहाँ पे एक समझ में आई कि जो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x plus a to the whole power n is n plus 1। बेटा हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्म्स बनेंगे x plus a टू द होल पावर n के एक्सपेंशन में, वो बनेंगे n प्लस 1, ठीक है? और हमने इसका एक फॉर्मूला भी आपको लिख के बता दिया। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बता देते हैं एनसीआर क्या होता है। एनसीआर होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको भी वैसे ही लिख देते हैं जैसे वो लिखा है हमारा, बाकी के फैक्टोरियल्स। क्या दिक्कत आती है? फैक्टोरियल r, ठीक है? जहाँ पे ये वैल्यू होती है r 0 से बड़ी होती है, लेकिन n के इक्वल या n से छोटी होती है, ठीक है? ये हो गया। लेकिन अगर इसको मैं एक सिस्टमैटिक फॉर्म या स्मॉलर फॉर्मेट में नोट करूँ, जो भी बायनोमियल एक्सपेंशन है जो मैंने नोट किया, x प्लस ए टू द होल पावर n सिग्मा ncr into x to the power n माइनस r into a to the power r। तो यहाँ पे r की वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम होगी n, जबकि मैंने लिमिट में मेंशन कर रखी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को हम लर्न कर पाएंगे। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। x+1 टू द होल पावर 5। अब मुझे इस टर्म का एक्सपेंशन चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा n यानी कि 5 c 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 to the power 0 plus 5c1 into x to the power 4 into 1 square plus 5c2 into x to the power 3 1 cube plus 5c4 सॉरी 2 हो गया था, तो अगला टर्म आएगा हमारे पास 3 5c3 into x to the power 2 into 1 cube plus 5c4 into x to the power 1 into 1 to the power 4 plus 5c5 into x to the power 0 into 1 to the power 5। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो 6 मिलेंगे। अब इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 5c0 की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा मेरे पास? 1। सॉरी 5c0 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 5c1 की वैल्यू बन जाती है 5x टू द पावर 4। फिर क्या आएगी? 5c2। 5c2 को अगर मैं सॉल्व करूँ क्या बन जाएगा हमारे पास? 5c2 को इस तरीके से सॉल्व करना होगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 क्या बनेगा? 3। देखिए फैक्टोरियल 3, और थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 1 into 2 into फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 1 1, 4 में डिवाइड करेंगे आएगा 2, 5 into 2 कितना बन जाएगा? फाइनली 10। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 5c2 हमारा बन जाएगा 10। अब बात करते हैं 5c3, इसकी भी वैल्यू वहीं आएगी। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ पूरी वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 10 इंटू एक्स टू द पावर स्क्वायर, एक्स की पावर 2 आई मीन, प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो आपका आंसर पूरा आ चुका है। यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये एक छोटा सा मेथड था, मैं अभी यहाँ पे जो डेमो वीडियो यहीं पे इसको क्या कर रहा हूँ, एड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।